नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। पूर्व के कुछ यूट्यूब वीडियोस में हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है, जिसमें मौर्यकालीन राज्य, समाज, अर्थव्यवस्था, कला, विभिन्न पक्षों का या आयामों का विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इस समय में भारतीय समाज में एक उथल पुथल का दौर था, जिसके कारण से नवीन धर्मों या संप्रदायों का प्रादुर्भाव इस समय में समाज में नज़र आता है तथा उन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी इस समय मिलती है। यदि हम देखें तो स्पष्ट रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही इस समय में स्थापित होते हैं तथा फलते फूलते हैं। हमें यहाँ पर देखने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि ऐसा क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण से समाज में इस प्रकार का बदलाव या परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वास्तव में मानसिक और आध्यात्मिक अशांति का युग कहलाता है। यह विश्वव्यापी प्रश्नों की शताब्दी के रूप में भी कहा जाता है। इस काल में, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, अनेक धार्मिक संप्रदायों का उद्भव एवं विकास दृष्टिगत होता है और कुछ इतिहासकार इस युग को द्वितीय नगरीकरण या बुद्ध युग की संज्ञा भी देते हैं। जहाँ तक धार्मिक आंदोलनों के प्रादुर्भाव की बात है, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी धार्मिक आंदोलन अपने परिवेश की प्रतिक्रिया होता है और इस समय की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना में परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा था, वही नवीन धर्मों या संप्रदायों के उदय का आधार रूप में दृष्टिगत हो रहा था। आर्थिक परिवर्तनों की यदि चर्चा की जाए तो इस काल में कई नगरों का निर्माण दृष्टिगत होता है। जैसे प्रमुख नगरों के रूप में पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगीर तथा कौशाम्बी स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। इस काल में शिल्पकारों तथा कारीगरों की संख्या तथा महत्व में भी वृद्धि दृष्टिगत होती है। श्रेणी के रूप में उनका संगठन उनके महत्व का प्रमुख कारण था। श्रेणी के बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था। श्रेणी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ही प्रकार का कार्य करने वाले व्यापारी या कारीगर मिलकर के एक संघ बना लेते थे, जो कि उनके व्यापार के नियम कानून निर्धारित करता था तथा सामूहिक लाभ की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के निर्णय लिया करता था।
तो श्रेणी के रूप में ये लोग संगठित होते थे और ये इस समय उनको महत्व मिल रहा था। इसका एक विशेष कारण था। पंचमार सिक्के या आहत सिक्के चांदी के इस काल की प्रमुख विशेषता है और जो व्यापार और वाणिज्य था उसमें इन सिक्कों का प्रयोग हो रहा था, जो इस समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पूर्व में सिक्कों के व्यापार में प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिलते थे। यातायात के साधन के रूप में नदी तथा सड़क दोनों ही माध्यमों का प्रयोग हो रहा था और 700 ईसा पूर्व के आसपास लिपि का भी आविष्कार हो चुका था। हालांकि हम देखते हैं कि लिपि का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य हमें मौर्य काल से प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र में लोहे के उपकरणों का प्रयोग हो रहा था, जिसके कारण से बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। लोहे के उपकरणों के प्रयोग के कारण खेती में उपज की मात्रा बढ़ गई थी। अब किसान स्वयं की आवश्यकताओं के लिए ही अनाज नहीं लगा रहा था, बल्कि वह उन व्यक्तियों के लिए भी अनाज पैदा करने लगा था जिनका कृषि से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। इस समय में विभिन्न नगरों का निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के व्यापार का विकास ऐतिहासिक परिणाम के रूप में सामने आता है। ये जितने भी परिवर्तन आर्थिक रूप से हो रहे थे, इन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति की भावना को प्रोत्साहित किया। मतलब अब व्यापारी वर्ग जो धन कमा रहा था, उसमें व्यक्तिगत संपत्ति की भावना प्रबल रूप में दृष्टिगत हो रही थी। इस समय आर्थिक विषमता में भी वृद्धि नजर आ रही थी। वैश्यों की आर्थिक स्थिति में विशेष रूप से सुधार हुआ, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ गई थी और वैश्य वर्ग समाज में सम्मान के लिए नए धर्म की तलाश में जुट गया था। क्योंकि वैश्य वर्ग धन संपन्न और समृद्धशाली हो गया था, लेकिन समाज में जो स्थान वो पाना चाहता था, उस प्रकार का स्थान अभी भी वैश्य वर्ग को नहीं मिल रहा था। तो ये नए धर्म की तलाश में जुट गए थे। लोहे के हल आधारित कृषि व्यवस्था में पशुओं की उपयोगिता को देखते हुए पशु हत्या पर रोक लगने की भी आवाज उठने लगी थी। सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात की जाए तो चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था जो पूर्व से चली आ रही थी, उसमें तनाव बढ़ रहा था। द्विजों और अद्विजों के बीच में मतभेद गहरा हो गया था। क्षत्रिय वर्ग जो था वो ब्राह्मणों के सर्वोच्चता के दावे को मानने को तैयार नहीं था और इसी प्रकार निम्न वर्ग जो था वो भी विद्रोह के लिए बिल्कुल तैयार था। इस समय में प्रमुख रूप से यह भी देखने में आता है कि सिविल और आपराधिक दोनों ही प्रकार के जो कानून थे वो वर्ण विभेद पर आधारित हो गए थे। यानी कानूनों में भी वर्ण के आधार पर भेदभाव देखा जाता था। अपराधियों को दंड भी उनके वर्ण के अनुसार ही निर्धारित किया जाता था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि ऋण पर ब्याज भी सभी वर्णों के लिए अलग अलग था। इस विभेदकारी न्याय प्रणाली यानी भेदभावपूर्ण जो न्याय प्रणाली थी, इसमें ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को
विशेष अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त थी और इसके लिए अन्य वर्गों के मूल्यों पर ये सुविधाएं ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को दी जाती थी। तथाकथित उच्च दो वर्ण यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय द्वारा निम्न वर्णों का शोषण बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उच्च वर्णों के लोग अपने हितों में कानून को भी मोड़ देते थे तथा नए विधान का सृजन कर देते थे, क्योंकि कानून निर्माण का कार्य इन्हीं व्यक्तियों के हाथ में था। इस समय कुछ ऐसे व्यक्तियों का भी अभ्युदय हुआ जो अस्पृश्य समझे जाते थे और उन्हें समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था। राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली तथा प्रशासनिक केंद्रीकरण के विरुद्ध उत्तर पश्चिमी भारत में तथा हिमालय की तराई क्षेत्र में तीव्र प्रतिक्रिया होती है और ये लोग पुरानी गणराज्य प्रणाली की तरफ जाना चाहते थे। ये राजनीतिक प्रक्रिया को उस दिशा में मोड़ना चाहते थे, यानी ये लोग राज्य की व्यवस्था को समाप्त करके गणराज्य की व्यवस्था में विश्वास कर रहे थे और इन्होंने हिमालय के तराई क्षेत्र में और उत्तर पश्चिमी भारत में तीव्र प्रतिक्रिया कर दी थी। ग्रामीण प्रशासन में मुखिया की शक्ति तथा अधिकार बहुत ही विस्तृत हो गए थे। इसके अतिरिक्त कर का निर्धारण, संग्रहण और कानून व्यवस्था सीधा राजा से जुड़ गया था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीणों की स्वायत्तता या अखंडता खंडित हो गई थी। अतिरिक्त कृषि उत्पादन तथा उनका राजाओं के पास संग्रहण ने स्थायी सेना का निर्माण संभव बना दिया था, जिससे योद्धा वर्ग की शक्ति तथा महत्व में वृद्धि हो गई थी। पूर्वी भारत के जो शासक थे उनके द्वारा युद्ध में हाथियों का प्रयोग विस्तृत पैमाने पर हो रहा था। इस समय की एक विशेष बात जो स्पष्ट रूप से सामने आती है वो थी संगठित स्तर पर नियमित कर प्रणाली की शुरुआत हो गई थी और कर संग्रह करने वाला जो अधिकारी था उसे बलि साधक या शौल्किक कहा जाता था। कर उत्पादन का छठा भाग होता था। न्यायिक प्रशासन की दृष्टि से देखें तो न्यायिक प्रशासन के ठोस आधार का निर्माण भी इस समय में प्रमुख रूप से देखने में आता है और जो ये चार वर्ण प्रमुख रूप से थे उनके प्रत्येक के कर्तव्य धर्मशास्त्रों में लिख दिए गए थे। तो हम ये देख सकते हैं कि वस्तुतः छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है उस समय भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था निश्चित आकार ग्रहण कर रही थी। और ये किस प्रकार की व्यवस्था थी? इस व्यवस्था में पुरातन व्यवस्था के कुछ उपयोगी तत्व के साथ साथ ढेर सारी नवीनताएं समाहित थी। यानी पुराने उपयोगी तत्व तो थे ही, लेकिन उनके साथ नवीनताएं भी इसमें सम्मिलित हो गई थी। धन्यवाद।